हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट आए उसका एनालिसिस करके देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे और साथ में ही कंपनी का शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले स्क्रीनर पे जाके एक्सिस बैंक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट मिल जाएंगे। इसका रिजल्ट जस्ट अभी अनाउंस हुआ है और यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपडेट भी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ है वो भी ओपन कर लिया है और साथ में पीपीटी भी ओपन कर लिया है ताकि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हम रिजल्ट का अगर एनालिसिस कर लेते तो रिजल्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 8% का है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 24.5% है। साथ में ही आप अगर प्रॉफिट देखते तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर है, इस क्वार्टर में कंपनी ने 5600 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ देखते तो ये लगभग 28% का है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये जो ग्रोथ है वो लगभग 65% का है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में एक बहुत ही बड़ा जंप आपको दिखाई दे रहा है। हम इसका एक बार डिटेल में यहाँ पे रिजल्ट देख लेते तो यहाँ पे आपको उसके एनपीए के नंबर मिल जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनर पे नंबर नहीं दिए तो हम एक बार इसके नंबर रिजल्ट में जाके देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के डिटेल रिजल्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एनपीए के नंबर भी मिल जाएंगे। तो एनपीए के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0.51 है ओनली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नंबर दिखे। तो यहाँ पे ये एनपीए के नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि एनपीए बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ओनली एंड ओनली 0.51% है, जो लास्ट क्वार्टर में 0.64% था और लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 1.08% था। तो यहाँ पे कंपनी की बुक एकदम ही क्लीन हो गई है। अगर हमने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के केस में भी देखा था कि कंपनी के जो एनपीए है वो ओनली 0.3% थे और यहाँ पे एक्सिस बैंक के केस में ये 0.5% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी प्राइवेट बैंक है धीरे धीरे उनकी बुक्स क्लीन हो रही है और यहाँ पे नेट एनपीए के नंबर भी ओनली 2.5% है। साथ में ही हम यहाँ पे कंपनी का अगर पीपीटी ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 81% है। अब कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, मतलब कि कंपनी को बहुत ही सस्ते रेट पे पैसे मिल जाते हैं और आगे यही पैसे लोन के तौर पर दूसरे लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एनआईएम वो बढ़ जाता है। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो 3.5% है। जो हमने एचडीएफसी बैंक के केस में देखा था तो वो लगभग 4% के आसपास था। तो ये एक्सिस बैंक के केस में 3.5% है। अब हम ये दोनों बैंक का कंपैरिजन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में बेंचमार्क है। तो उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि दूसरी बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे मैं दूसरे कुछ नंबर दिखाना चाहता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक के केस में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट, तो वो पॉजिटिव है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 16% के आसपास है। अगर हम एक्सिस बैंक के केस में देखते हैं तो वो पहले तो नेगेटिव था लेकिन अभी कुछ क्वार्टर से यहाँ पे ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और पॉजिटिव में है और 12 to 15% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। साथ में अगर हम दूसरी अच्छी बैंक का देखें जैसे आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी भी नेगेटिव में है। वैसे नंबर काफ़ी इंप्रूव हुए, यहाँ पे 14,000 नेगेटिव था उसकी जगह पे ये -3,000 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो अदर इनकम है, मतलब कि जो दूसरे अदर चार्जेस लगाते हैं वहाँ से जो अदर इनकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम से। क्योंकि यहाँ पे जो एनपीए में लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में उसके पैसे चले जाते हैं, जो उसको इंटरेस्ट से इनकम होती है सामने उसके कुछ एनपीए भी जाते हैं, तो एनपीए में उसकी इंटरेस्ट इनकम पूरी चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव आपको दिखा रहा है। साथ में अगर हम कोटक बैंक का भी देख ले तो यहाँ पे मैं एक बार कोटक बैंक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे कोटक बैंक के भी जो नंबर है वो नेगेटिव में थे, वो जून क्वार्टर से थोड़े पॉजिटिव हुए हैं। अभी नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितने तक जाते हैं। साथ में दूसरी इंडसइंड बैंक एंड आईडीबीआई बैंक, ये सभी बैंकों का देखेंगे तो सभी बैंकों के नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन एक्सिस बैंक के जो नंबर है वो पहले ही पॉजिटिव हो गए थे। मतलब कि एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं दूसरी बैंकों के साथ थोड़ा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर हम कंपनी का पी देखें वैल्यूएशन वाइज तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो करंट पी है वो 13.82 है। तो यहाँ पे जब रिजल्ट अनाउंस हुआ उससे पहले ये जो पी है वो 15.3 के आसपास कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पी है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारा आया यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट में। तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट है वो 29,000 हो गया। तो इसीलिए कंपनी का अर्निंग है
वो बढ़ गया। कंपनी का जैसे ही अर्निंग बढ़ा तो पी रेशियो का जो फॉर्मूला है प्राइस टू अर्न, तो यहाँ पे अर्निंग बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली पी रेशियो डाउन आ गया। तो इसी को बेस बना के अगर हम कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न भी देख लेते तो हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सिस बैंक का चार्ट है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने हाई बनाया था मई 19 में, और अभी यहाँ पे करंट लेवल सेम लेवल पे ट्रेड कर रही है, और ये है नवंबर 22। मतलब कि लगभग 3 ईयर प्लस हो गए, लेकिन फिर भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। तो यहाँ पे ये पूरा कफ है और ये हैंडल है, ठीक है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालते हैं तो बहुत ही बड़ा टारगेट निकल के आता है। लेकिन हम एक बार इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जैसे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी दे दिया है। एक्चुअली मेरे पास पहले से ये शेयर पड़े थे 720 के लेवल पे, मतलब इस लेवल से मेरे पास शेयर पड़े। एक्चुअली मैंने यहाँ पे परचेस किया था, उसके बाद ये शेयर प्राइस ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया, थोड़े से शेयर यहाँ पे लेने का मौका भी मिला और वापस से ऊपर चलना चालू हुआ है। तो इसी चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर हम टारगेट निकालते तो कंपनी का यहाँ पे जितना भी डेप्थ था उतना ही अगर हम ऊपर ले लेते तो कंपनी का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है लगभग 1000 के आसपास। मुझे नहीं लगता कि 1000 अचीव करने में कंपनी को 3 to 4 मंथ से ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे टारगेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और किस तरह से आप अच्छी कंपनी में उसके रिजल्ट के बेस पे उसको एनालाइज करके उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट भी करते या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते तो सबसे पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और साथ में ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प भी ले सकते हैं। अगर हमें बड़े चार्ट पैटर्न के बेस पे यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 1300 के आसपास निकल के आता है। तो यहाँ पे हमने दूसरी बैंकों का कंपैरिजन भी किया तो उसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो उसी बेस पे अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर कंपनियाँ हैं, जैसे हमने ये अगले वीडियो में HDFC बैंक की भी बात की थी, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए थे। और साथ में यहाँ पे एक्सिस बैंक का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अभी हमारे पास ICICI और कोटक बैंक का रिजल्ट आना बाकी है, और साथ में SBI बैंक का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर ये सारी बैंकें अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑटोमेटिकली जो निफ्टी है ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी टारगेट कहीं ना कहीं 4500 के आसपास निकल के आता है शॉर्ट टर्म के बेस पे। यहाँ पे जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है उसके बेस पे अगर हमें बड़ा वाला चार्ट पैटर्न लेते हैं तो उसके बेस पे यहाँ पे जो टारगेट है वो 50,000 के आसपास बन के आता है। अब यहाँ पे ये सारे जो टारगेट है उसके बेस पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर कॉल आप बाय करके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक टाइम लिमिट आ जाती है। अगर आप कैश मार्केट में काम करते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम रहता है, तो आप एक बार पोजीशन बना लेते हैं तो आप 1 ईयर 2 ईयर तक वेट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो वहाँ पे एक्सपायरी आती है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये टारगेट के बेस पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपनी पोजीशन बनाएं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि वीडियो में मैंने जो एनालिसिस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड में इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।